प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का न सिर्फ प्रवेश द्वार है बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों भावनाओं को समझने का एक जरिया भी है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना पर संविधान सभा में अंतिम चर्चा हुई और 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, तो इसी प्रस्तावना के साथ अधिनियमित किया गया। यहां पे दो और फैक्ट जान लेना जरूरी है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसमें प्रस्तावना थी और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रस्तावना नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह गोलचक्र के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। भारत जब आजाद हुआ तभी से प्रस्तावना को लेकर कुछ बिंदुओं पर विवाद उत्पन्न हुए। पहला विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, भाग है या हिस्सा है। दूसरा विवाद, क्या प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, वाद योग्य है या नहीं है। आज हम इसी तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि प्रस्तावना क्या हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, हिस्सा है या भाग है। तो इसमें सबसे पहला मामला आता है 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला। बेरूबाड़ी मामले में 7 जजों की पूर्ण संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संविधान जो प्रस्तावना है ये महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन इसे संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। इस निर्णय के बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला आया और 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला आया। इन दोनों ही मामलों में न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना जो है ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज है, शाश्वत है, लेकिन ये जो बातें हुई वो टिप्पणी के रूप में हुई, ये निर्णय के रूप में नहीं आया। इसलिए बेरूबाड़ी मामले का जो निर्णय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वही अभी तक चलता आया। अब 1973 में गोलकनाथ बनाम केरल राज्य मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसमें हमारी न्यायपालिका ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तावना को भी उसी विधि से, उसी तरीके से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को पारित किया गया जिस विधि या जिस तरीके से संविधान के अन्य प्रावधानों को पारित किया गया। तो वर्तमान स्थिति, चूंकि केशवानंद भारतीवाद में 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी, और आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी इसके निर्णय को पलटा नहीं गया है। तो आज भी वर्तमान में यही स्थिति बनी हुई है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है या अभिन्न भाग है। अब दूसरा मामला देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो बेरूबाड़ी मामला हमने अभी देखा 1960 में, जिसमें 7 जजों की बेंच थी। इसमें उसने स्पष्ट कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है, भाग ही नहीं है, अंग ही नहीं है, तो इसमें संशोधन 368 के तहत तो किया ही नहीं जा सकता। दूसरा गोलकनाथ मामला जो 1967 का है, उसमें न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह शाश्वत दस्तावेज है, इसलिए यह संशोधन की वस्तु नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 केशवानंद भारतीवाद में जब न्यायपालिका ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है, अंग है, हिस्सा है, तब न्यायपालिका ने कहा कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। संविधान के जिस तरीके से वो अन्य भागों में संशोधन करती है उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। हालांकि वह प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है उसको
संशोधित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के बारे में बताया कि मूल ढांचा क्या है वह हम समय समय पर बताएंगे। कभी दोस्तों हम मूल ढांचे पर अलग से क्लास लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से मूल ढांचे को डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान स्थिति यही है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और इसी तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तीसरा जो विवाद का बिंदु था वह था कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्वयं में प्रस्तावना अकेले वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना में लिखी गई किसी बात को लेकर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्रस्तावना को संविधान के किसी भाग के साथ मिलाकर देखा जाएगा तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय हो जाएगी। प्रस्तावना पे एक छोटा सा और सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना से सरकार को या संसद को कोई शक्ति मिलती है या कोई शक्ति उसकी कम होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि प्रस्तावना से ना तो सरकार को ना तो संसद को कोई शक्ति मिलती है और ना ही प्रस्तावना से संसद या सरकार की कोई शक्ति सीमित होती है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं की भावनाओं को जानने की एक कुंजी है। तो निष्कर्ष रूप में हम आज के समय में वर्तमान स्थिति के रूप में कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अभिन्न अंग, अभिन्न भाग, अभिन्न हिस्सा है। इसमें संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। वर्तमान में प्रस्तावना जो है ये प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है और इससे सरकार या संसद को किसी भी प्रकार की ना तो शक्ति मिलती है ना तो किसी भी प्रकार की उसकी शक्ति कम होती है। धन्यवाद।